जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूपी स्पेशल सीरीज शुरू की है और यूपी के आने वाले एग्जाम्स को हम लोग कवर करेंगे, उनको टारगेट बनाएंगे। और इस क्रम में हमारा ये सेकेंड वीडियो है, हमारी ये सेकेंड क्लास है। इसके पहले जो क्लास थी, जो फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमने यूपी मानचित्र को समझा था। ओके, यूपी मैप को समझा था बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसानी से। और उस क्लास में हमने ये समझा कि यूपी से संबंधित जो स्टेट हैं, जो यूटी हैं और जो कंट्री हैं, जो जो कहीं ना कहीं जिनका बॉर्डर टच करता है, जिनकी सीमाएं यूपी से मिलती हैं, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं, है ना। तो उन प्रश्नों को भी हमने किया, उस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा। फिर से मैं एक बार रिकॉल करवा दूं 1 मिनट के अंदर। ये यूपी का मानचित्र है, ये यूपी है और लगभग 40 आवर्स हम लोग जो यूपी स्पेशल पढ़ने जा रहे हैं उसमें डेली यूपी का मैप आपके सामने होगा, ताकि आपको ये पता रहे देखते ही यहाँ यूपी ही सर पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, नेशनल जीके भी, तो जरा भी कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए यूपी क्लास मतलब यूपी मैप होगा, भावनाएं समझे। तो ये यूपी हमने पढ़ा। यूपी का मैंने ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आपको बताया, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट बताया, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट और साउदर्न डिस्ट्रिक्ट। मैंने आपको बताया कि जो सबसे पूर्वी जिला है यूपी का, भाई 75 जिले हैं यूपी में, और जो सबसे पूर्वी जिला है वो बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। और सोनभद्र एक ऐसा जिला है यूपी का जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसकी बाउंड्री टच करती है। तो कौन कौन 4 राज्य, कमेंट करके जरूर बताइएगा, आंसर फिर मैं आपको बताऊंगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी, 4 ये राज्य हैं जिनसे सोनभद्र क्या करता है, बाउंड्री साझा करता है। याद रखना, भूलना मत। उसके बाद कौन सा जिला है जो 3 राज्यों से बाउंड्री साझा करता है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, सहारनपुर। सहारनपुर उत्तराखंड, हिमाचल और किससे, हरियाणा से बाउंड्री साझा करता है। क्लियर। चलिए, तो हमने पहली क्लास में मैप से संबंधित प्रश्न किए, हाँ। और आज की क्लास में सबसे सेंसिटिव टॉपिक जो है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यूपी की जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक ढांचा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसको समझेंगे। तो एकदम महात्मा बुद्ध बनकर क्लास देखनी है। कहीं भी जरा भी डाउट हो तुरंत कमेंट करिए, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। इससे संबंधित वीडियो आपको इस व्हाट्सएप पर मैसेज करने पर मिल जाएगा, है ना, 9716542299। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे संबंधित वीडियो आपको मतलब पीडीएफ मिल जाया करेंगी। क्लियर ना। चलिए, और वीडियो तो मिल ही जाएगी, समझदार है, सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने चैनल। तो देखिए, आपको पता है आप यूपी के हैं, बार बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, तो आपको यूपी से संबंधित खबरें जरूर सुनाई देती हैं, जरूर दिखाई देती हैं। ऐसा क्या कारण है, भावनाएं समझिए। यूपी अपने आप में बहुत बड़ा एक स्टेट है, इससे भी ये भी कारण है कि मतलब कहीं ना कहीं पेपर में, न्यूज में यूपी रहता है। लेकिन आजकल ही क्यों यूपी लगातार न्यूज में बना हुआ है, तो उसका कारण क्या है, यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले। क्लियर। तो याद रखना, विधानसभा चुनाव, तो जैसे कि देश में चुनाव होते हैं ना, कि देश में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, किस पार्टी का प्रधानमंत्री होगा, कौन होगा कौन नहीं, ये सब डिसाइड होता है लोकसभा चुनाव के बाद। इससे संबंधित भी वीडियो मैंने बना रखा है, हमारे चैनल पे जाना और देखना। तो लोकसभा, राज्यसभा संबंधित, संसद संबंधित मैंने वीडियो बहुत ही इजी वे में पढ़ाया है, बहुत सारे व्यूज भी आप लोगों के आए हैं। तो आज हम स्टेट लेवल पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, स्पेशली यूपी का। क्लियर। ध्यान समझिए, हर राज्य का, जैसे देश का कानून संसद बनाती है ना, पार्लियामेंट, वैसे ही हर राज्य का कानून कौन बनाएगा, विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। तो एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैव देयर इंडिविजुअल स्टेट लेजिस्लेचर। सभी जो राज्य हैं उनके पास अपना एक क्या होता है, अपना विधानमंडल होता है। वो विधानमंडल उस राज्य का कानून बनाता है। यूपी विधानमंडल जो कानून बनाएगा वो यूपी में लागू होगा, ना कि हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु। क्लियर।
तो हर राज्य का अपना विधानमंडल होता है। भारत में 28 राज्य हैं। कितने? 28 विधानमंडल है। क्लियर हुआ? क्लियर। भारत में 8 यूटी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं राइट नाउ, जिसमें से केवल 3 ही राज्य हैं जहां पर क्या होता है? विधानमंडल होता है। दिल्ली, पुडुचेरी और जे-एंड-के। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो अभी हम लोग यूपी सीरीज पढ़ रहे हैं, यूपी से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। राइट। तो अब आप ध्यान से समझिएगा। 28 राज्य में एक यूपी भी है और सबसे बड़ा राज्य है यूपी जनसंख्या में। तो यूपी का भी अपना एक क्या है? विधानमंडल है। यूपी विधानमंडल जो कानून बनाता है पूरे यूपी में इंप्लीमेंट होते हैं। तो जैसे संसद बाईकैमरल है ना, द्विसदनीय, वैसे ही यूपी का जो विधानमंडल है ना वो भी द्विसदनीय है। तो कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी हाउसेज इन यूपी स्टेट लेजिस्लेचर, तो आंसर क्या करोगे आप? याद रखना 2, विधानसभा और विधान परिषद। ये क्या है? 2 सदन हैं। किसके? यूपी विधानमंडल के। तो 28 राज्य हैं इंडिया में। 28 में केवल 6 राज्य ऐसे हैं, 6 स्टेट ऑफ इंडिया हैव बाईकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर। केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां क्या होता है? द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था है, याद रखना, भूलना मत। द्विसदनीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? बाईकैमरल सिस्टम है। क्लियर। और रेस्ट जो 22 स्टेट्स हैं वहां पर यूनिकैमरल व्यवस्था है, एक सदनीय व्यवस्था है। वहां केवल विधानसभा होती है, वहां विधान परिषद नहीं होती। तो जिस भी राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय होगा वहां पर विधान परिषद भी होगी, और जिस राज्य में विधानमंडल एक सदनीय होगा वहां केवल विधानसभा होगी। राइट, याद रखना। तो उन 6 चंद राज्यों में यूपी भी शामिल है, यूपी भी शुमार है, जहां पर विधानमंडल द्विसदनीय होता है, जहां पर विधान परिषद भी होती है। क्लियर। एकदम प्रेम से समझते जाना, नोट्स भी बनाते जाना मन करे, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिलेगा ही। बस एकदम मेहनत से तैयारी करनी है। बहुत सारी वैकेंसियां हैं यूपी में, तो और सब में यूपी स्पेशल आता है। क्लियर। तो इसलिए आप लोगों की डिमांड पर ही हमने यूपी स्पेशल सीरीज शुरू की है। तो इसको वेस्ट मत जाने देना सेशन को। बहुत प्यार मिल रहा है आप लोगों के द्वारा, इसके लिए मैं प्रसन्नता का पात्र हूं। हुआ क्लियर। तो ध्यान से समझना, यूपी विधानमंडल। तो यूपी विधानमंडल के कितने अंग हैं? हाउ मेनी पार्ट्स इन यूपी स्टेट लेजिस्लेचर? 3। विधानसभा, इंग्लिश में भी विधानसभा बोलते हैं, इसकी इंग्लिश होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट। हुआ क्लियर? या गवर्नर, याद रहेगा ना। तो याद रखना, विधानसभा सदस्यों को बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं भाई? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और यूपी में कितनी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है? 403। कितनी है भाई? 403। पहले एक और हुआ करती थी। किसकी हुआ करती थी? एंग्लो इंडियन की, आंग्ल भारतीय की सीट, जो नॉमिनेट होती थी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट क्या हुआ? मोदी जी के कार्यकाल में 104 अमेंडमेंट आया 2019 में, 2019 में, जिसके द्वारा जो लोकसभा में 2 सीटें एंग्लो इंडियन की मनोनीत होती थी, और राज्य की कुछ विधानसभाओं में ये एंग्लो इंडियन सीट जो एक मनोनीत होती थी, वो पूरा प्रोविजन, वो पूरा प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया परमानेंटली, हमेशा के लिए। और अब कोई भी ऐसा राज्य नहीं है, कोई भी ऐसा विधानसभा नहीं है, या हमारे यहाँ जो लोकसभा है वहां पे भी ये प्रावधान अब नहीं है। तो याद रखना, कुछ किताबों में, मैक्सिमम बुक्स में, मैक्सिमम टीचर 404 विधानसभा पढ़ा रहे हैं। अरे भैया, काहे अपना भविष्य खराब कर रहे हो, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो? नहीं आता तो हमसे पूछ लो, नंबर है। गलत जानकारी मत दो, इंफॉर्मेशन। हुआ क्लियर। और यार ये तो बहुत दिन हो गए, लगभग 3 साल हो गए जानकारी, मतलब ये कहीं ना कहीं प्रावधान बने, तो यार अभी भी आप इतने पीछे हो। क्लियर।
तो ऐसे लोगों से बचिए, आप ऐसी बुक से आप बचिए। हम आपको सही बुक्स भी सजेस्ट करेंगे और सही टीचर्स भी सही सजेस्ट करेंगे। क्लियर? अब आपके ऊपर डिसीजन बनता है। तो याद रखना 404 नहीं बल्कि 403 सीट्स हैं एमएलए की। विधान परिषद सीटें कितनी हैं? तो विधान परिषद सदस्यों को बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। याद रखना क्या बोलते हैं? एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कितनी सीटें हैं? ये 100 है। राज्यपाल कितना है? 1 है। राज्यपाल का कोई इलेक्शन नहीं होता है, याद रखना। इट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में राज्यपाल क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो प्रेजेंट राज्यपाल ऑफ यूपी कौन है? आनंदीबेन पटेल है। इसके पहले राम नाईक थे। क्लियर? तो विधानसभा, विधान परिषद। अब याद रखना 1 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूपी में किस पार्टी की सरकार बनेगी, किस दल की सरकार बनेगी, यूपी का सीएम कौन बनेगा, ये कब डिसाइड होगा? विधानसभा चुनाव के बाद, ना कि विधान परिषद चुनाव के बाद। याद रखना सरकार बनाने के लिए कौन सा चुनाव होता है? विधानसभा का, ना कि विधान परिषद। राइट? तो अभी कौन सा चुनाव होने वाला सरकार बनाने के लिए? विधानसभा का। तो अब इस विधानसभा चुनाव के बाद ये क्लियर होगा कि बीजेपी कंटिन्यू रहेगी, योगी आदित्यनाथ कंटिन्यू रहेंगे, या फिर दूसरी पार्टी आ जाएगी सत्ता में। ओके? तो डिसाइडिंग जो इलेक्शन होता है स्टेट में, तो सरकार बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो विधानसभा का चुनाव है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब याद रखना कौन सी विधानसभा का चुनाव होने वाला है? 1 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन में दे देगा 15, 16, 17, 18। तो आप क्या लगाएंगे? कमेंट करके आपको बताना है 18। तो अभी जो 10 मार्च 2022 को रिजल्ट आने वाला है यूपी में, वो किसका रिजल्ट आने वाला है? तो याद रखना 18वीं विधानसभा का। अभी कौन सी विधानसभा चल रही है? कुछ विधानसभा इज रनिंग नाउ 17th। क्लियर? तो याद रखना, भूलना मत। तो 18वीं विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। अब 403 सीटों पर चुनाव होगा। जो पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक दल यूपी में आधे से एक ज्यादा सीट जीत लेगा, उसकी क्या बन जाएगी? उसकी सरकार बन जाएगी। तो अब अलग से प्रश्न पूछता है कि यूपी में सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम कितनी विधानसभा सीटें चाहिए, कम से कम कितने एमएलए चाहिए? तो आंसर क्या करोगे? 202। आधा से ज्यादा कितना? 202। लास्ट टाइम जब 17th विधानसभा का चुनाव हुआ तो माइंड में रखिए, थोड़ा सा आप छोटे रहे होंगे पहले, लेकिन इतने समझदार रहे होंगे। स्पेशली जो गांव के लोग होते हैं, स्पेशली यूपी के लोग ना, उनमें इलेक्शन में बच्चे बड़ा मजे लेते हैं। लोग तो लेते ही लेते हैं, वो पार्टी आएगी, ये पार्टी आएगी, वो पर्ची बिल्ला बांटेगी, बैनर, ये पर्ची बिल्ला बांटेगी, और बच्चे क्या करते हैं? जिसका बिल्ला ज्यादा पाए पर्चा बैनर, उसी की जयकारा लगाते हैं। उनको सरकार से नहीं मतलब है। तो बहुत मासूम होते हैं बच्चे, उनकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। चलिए, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ क्लियर? तो 18वीं विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है 7 चरणों में, 7 फेज में, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है अपने आप में। मैं तो कहता हूँ यूपी एक राज्य नहीं बल्कि देश है ना? और दुनिया के टॉप जो 200 कंट्रीज हैं उनमें अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 5वें नंबर पर है यूपी। क्लियर? चलिए, तो 18वीं विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें डिसाइड होगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी। याद रखना अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे 17वीं विधानसभा में क्या हुआ कि 202 मेजोरिटी चाहिए, एमएलए चाहिए, और बीजेपी ने 325 सीटें प्राप्त कर ली। कितनी? 325, 325 से ज्यादा, 312 सीट अकेले बीजेपी अपने दम पर पाई। अपना दल, सुहेलदेव पार्टी, ये सब पार्टी छोड़ दीजिए जो सहयोगी पार्टियां थी, अकेले बीजेपी मेजोरिटी से लगभग 100-125 सीट ज्यादा थी। तो याद रखना इसको बोलते हैं कि अपने दम पे पार्टी ने सरकार बनाया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो 18वीं विधानसभा में चुनाव हो और बीजेपी मेजोरिटी से कम रह जाए, 202 है तो वो कितना रह जाए? 170। तो अब उसको बहुमत से कितना कम रह गई? तो याद रखना 30 और 2 32 सीट। अब अगर दूसरी पार्टी बसपा, कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी उससे गठबंधन कर लेती है और मिनिमम मेजोरिटी पूरी कर लेती है, फिर सरकार बना लेगी बीजेपी। क्लियर? बीजेपी क्या, सपा के भी साथ भी ऐसा हो सकता है।
है ना, कि कोई भी पार्टी 202 का पूर्ण बहुमत ना प्राप्त कर सके तो सपा क्या करे, वो बसपा से मिल जाए, वो कांग्रेस से मिल जाए और पूर्ण बहुमत प्राप्त कर ले। क्लियर? तो ऐसी पार्टियों को क्या कहते हैं, ऐसी सरकार को क्या कहते हैं, जब किसी एक दल को, जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता स्टेट में या फिर सेंटर में, तो अलायंस गवर्नमेंट बोलते हैं। क्लियर? गठबंधन सरकार बोलते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो सरकार बनाने यूपी में किसकी सरकार बनेगी, तो इसका ये डिसाइड कब होगा, विधानसभा चुनाव के बाद। और भी कौन सा विधानसभा का चुनाव होने वाला है, 18वीं। क्लियर? 18 साल उससे ऊपर के लोग ही वोट देने के पात्र होते हैं और 18वीं विधानसभा का चुनाव होने वाला है। देखिए संबंध कितना बढ़िया है। ओके, लेकिन कुछ ऐसी भी विधानसभाएं, कुछ ऐसी भी ग्राम सभाएं हैं यूपी में जहां 12-12, 15-15, 16-16 साल के भी लड़के वोट डालते हैं। नियम तार तार पे रख देते हैं। हुआ क्लियर? तो ध्यान देना, तो नियम से 18 साल के ऊपर लोग ही वोट करते हैं, 18 साल के। विधान परिषद का मतलब नहीं है सरकार बनाने से। हम विधान परिषद अलग से अलग दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत कठिन है विधान परिषद का चुनाव, बड़े बड़े लोग ना पढ़ा पाते ना पढ़ पाते, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरा नाम जितेंद्र तिवारी, मेरा लोगो है सरलता जिनकी पहचान। मैं आशा करता हूं, मैं कहीं ना कहीं अपने आप पे इतना विश्वास करता हूं कि मैं जितनी आसानी से सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं शायद कोई पढ़ा सकता है, और ये आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर भी हो जाएगा। विधान परिषद जैसा कठिन चुनाव मैं आपको बताऊंगा। भाई विधानसभा चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट। ऐसे चुनाव जिनमें जनता चुनाव करती है, जिसमें जनता वोट करती है, उसको डायरेक्ट इलेक्शन बोलेंगे विधानसभा का चुनाव। विधान परिषद हम वोट नहीं करते डायरेक्ट, लेकिन हमने जिसको जिताया है ना, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव, वो वोट करते हैं केवल, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो विधान परिषद के चुनाव में 5 प्रकार के लोग होते हैं जो वोट करते हैं, जो चुनते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा फार्मूला बना के कि 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6। क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही याद रखिएगा, आगे हम लोग विधान परिषद पढ़ेंगे। याद रखना, राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है। राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 403 सदस्य हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जो मंत्रिपरिषद होगी यूपी में, जो योगी आदित्यनाथ और उनकी जो टीम है, एक दो लोग देखा होगा भी आपने कि छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए, सपा में चले गए, है ना, मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। तो याद रखना, यूपी जो मंत्रिपरिषद है उसमें सदस्य बनने के लिए, उसका मेंबर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि विधानसभा का सदस्य ही होना पड़ेगा, एमएलए ही होना पड़ेगा। जो यूपी जो मंत्रिमंडल है उसका सदस्य बनने के लिए विधान परिषद सदस्य भी हो सकता है। याद रखना, एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूपी, याद रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूपी जो है उसमें क्या केवल विधानसभा सदस्य होते हैं या विधान परिषद सदस्य भी होंगे, तो याद रखना दोनों ही हो सकते हैं, मतलब विधानमंडल के सदस्य। क्लियर? और विधानमंडल में दोनों सदन आते हैं, लोअर हाउस अपर हाउस दोनों। तो विधानसभा और विधान परिषद किसी भी सदन का सदस्य यूपी विधानमंडल का सदस्य हो सकता है। फॉर एग्जांपल, योगी आदित्यनाथ इज द सीएम ऑफ यूपी, ही इज नॉट मेंबर ऑफ विधानसभा ऑफ यूपी। There are 403 constituency in UP, but he is not member of Vidhan Sabha. He is member of लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो विधान परिषद सदस्य हैं, एमएलसी हैं, लेकिन इस बार यूपी बीजेपी ने घोषणा की दी है कि मैं योगी आदित्यनाथ को इलेक्शन लड़ाएंगे, हम लोग लड़ाएंगे, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी भी घोषित कर दी गई है। और ऑफिशियल तो अभी नहीं घोषित हुई है, वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अयोध्या, है ना। तो अयोध्या से इस बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्लियर? 18वीं विधानसभा में। 7वीं विधानसभा में ही इज नॉट मेंबर ऑफ विधानसभा, ही इज लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर। जैसे याद रखना, दिनेश शर्मा
दिनेश शर्मा क्या है, तो उप मुख्यमंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य क्या है, उप मुख्यमंत्री हैं। ये सब विधानसभा सदस्य नहीं है, क्या है, विधान परिषद सदस्य हैं। तो यूपी में मंत्री बनने के लिए, राज्य का मंत्री बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, वो विधान परिषद का भी सदस्य बन सकता है। तो जिस भी राज्य में विधानमंडल क्या है, बाई कैमरल है, द्विसदनीय है, वहां का मुख्यमंत्री, वहां की राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी उसका मेंबर दो सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। लेकिन जिस राज्य में विधानमंडल क्या है, एक सदनीय है, यूनिकैमरल है, हरियाणा की तरह, पंजाब की तरह, बंगाल की तरह, तो वहां पर विधान जो मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, राज्य में मंत्रिपरिषद होती है उसका सदस्य बनने के लिए विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। क्लियर? तो ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती है। इनका निर्वाचन क्षेत्र होगा, इनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा। जैसे आपके क्षेत्र में जो एमएलए होगा वो कहीं ना कहीं आप जैसे आप वोट डालोगे ना, तो आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, एक निर्वाचन क्षेत्र होगा। क्लियर? लेकिन जो विधान परिषद के चुनाव में वोट डालते हैं तो उनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर? विधान परिषद में निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है, जैसे राज्यसभा में नहीं होता है ना, ऐसे ही लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र होता है, विधानसभा में भी निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो आप सारे लोग ना अगर यूपी के हैं तो कहीं ना कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, कोई निर्वाचन क्षेत्र होगा जहां का एक प्रतिनिधि होगा जो आपका एमएलए कहलाता होगा, जो आपका विधायक कहलाता होगा। तो कहते नहीं कहो विधायक हो गई ना, विधायक मतलब बहुत ताकतवर पद है, के लिए याद रखना, दबंग आदमी होता विधायक। ओके, तो विधायक को क्या बोलते हैं, एमएलए। याद रहेगा, भूल जाएंगे आप। तो ये याद रखना, विधानसभा अध्यक्ष। अब क्या होगा, ये जो 403 लोग हैं ना, इसमें से एक आदमी क्या बनता है, विधानसभा अध्यक्ष बनता है, ताकि विधानसभा की कार्यवाही चलती रहे सुचारू रूप से। तो वो अध्यक्षता करता है विधानसभा में। तो अभी वर्तमान में कौन है, तो याद रखना, हृदय नारायण दीक्षित। हृदय नारायण दीक्षित, ये कौन है, तो याद रखना, ये विधानसभा अध्यक्ष हैं। क्लियर? विधान परिषद का सभापति कौन है, तो यहाँ तो भाई याद रखना स्पीकर कहलाता है, और यहाँ कौन कहलाता है, चेयरमैन। तो यहाँ पर सभापति कौन है, कुंवर मानवेंद्र सिंह। कुंवर मानवेंद्र सिंह, ये कौन है, विधान परिषद के सभापति हैं। क्लियर? तो विधान परिषद का भी मतलब सेशन होता है, इसका भी सत्र होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी सेशन चलता रहे, सुचारू रूप से सत्र चलता रहे, इसलिए यहाँ पर विधान परिषद में एक आदमी इसकी अध्यक्षता करता है। वो अध्यक्ष कौन कहलाता है, क्या मतलब है, सभापति कहलाता है। कौन है भी सभापति, कुंवर मानवेंद्र सिंह। राइट? राज्यपाल बता ही दिया मैंने, हाँ कौन है, तो याद रखना, भूलना नहीं है आपको, और मैंने 4 बार बता दिया। ठीक, आनंदीबेन पटेल। और दिक्कत क्या होती है, जब सेंटर में और स्टेट में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर के बीच में। और जब अलग अलग पार्टियां होती हैं, सेंटर में अलग हो, स्टेट में अलग, तो बहुत लड़ाई सुनने को मिलती है ना। बंगाल देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए। कारण क्या है कि भावनाएं समझें आप, समझ में आया ना। तो याद रखना, ये पूरा स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और फिर हम लोग अलग से विधान परिषद पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं ये पूरा कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, स्पेशली स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल समझ में आ गया होगा। कई लोग विधानसभा ही बोलते हैं, पढ़ते हैं, उनको पता नहीं यार विधानसभा बाद में है, पहले है विधानमंडल। क्लियर? और उसके होते हैं 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का भी रोल होता है। क्लियर? लेकिन सरकार बनाने के लिए केवल विधानसभा का रोल, और जो मंत्री होते हैं राज्य में, जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकते हैं। क्लियर? कोई भी व्यक्ति जो एमएलए का चुनाव लड़ता है, यूपी में लड़ना चाहता है, वो उसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, निर्वाचन क्षेत्र होता है। अधिकतम कोई भी व्यक्ति 2 सीटों से विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है,
और 2 में से अगर खुदा न खास्ता दोनों जीत गया तो उसको विदिन 6 मंथ 6 महीने के अंदर एक सीट से रिजाइन देना पड़ता है। क्लियर? नहीं तो दोनों सीट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, कैंसिल कर देता है दोनों ही मेंबर से उसकी। क्लियर? तो याद रखना यूपी में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की घोषणा कर देती है उसी समय से आचार संहिता लागू हो जाती है। इस समय आचार संहिता लागू हो गई है। तो क्या होती है आचार संहिता, इससे संबंधित भी मैंने वीडियो बना रखा है। ये पूरा आप सिनेरियो जो है वो नोट डाउन कर लीजिए और जरा भी डाउट हो कहीं भी तुरंत आप कमेंट करके पूछिए। वीडियो को दोस्त यार में शेयर करिए ताकि सबको जानकारी मिल सके कि यूपी सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू सो मच।